नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करने की दी नसीहत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किए बद्रीनाथ दर्शन। संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास भी किया। अनाथ बच्चों के लिए राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला होगा लागू। अब सरकारी सेवाओं में अनाथ बच्चों को मिलेगा 5% आरक्षण। और प्रदेश में 15 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के साथ ही करा सकते हैं संशोधन। 15 जनवरी 2021 को मतदाता सूची का होगा अंतिम प्रकाशन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन की मेजबानी रूस कर रहा है। कोविड-19 के चलते बैठक वर्चुअल तरीके से आयोजित की जा रही है। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। उन्होंने WTO, IMF और WHO का नाम लेते हुए इनमें सुधार की वकालत की। उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के साथ ही उन्हें मदद करने वाले देशों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद का मुकाबला सभी को संगठित होकर करना चाहिए। ग्लोबल गवर्नेंस के संस्थानों की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इनमें समय के साथ उचित बदलाव नहीं आया। ये अभी भी 75 साल पुराने विश्व की मानसिकता और वास्तविकता पर आधारित है। भारत का मानना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत ही अनिवार्य है। इस विषय पर हमें अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के समर्थन की अपेक्षा है। गौरतलब है कि 2021 में ब्रिक्स का सम्मेलन भारत में आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे और भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने बद्रीनाथ धाम में उत्तर प्रदेश के पर्यटक आवास गृह का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसके बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने भारत के अंतिम गांव माणा, भीम पुल और सरस्वती पुल का भी भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ITBP सेना और BRO के जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बद्रीनाथ धाम में बर्फ के कारण बाधित होने वाले यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए जिला प्रशासन को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच पिछले 18 से 20 वर्षों से बहुत से परिसंपत्ति विवाद चले आ रहे थे, लेकिन दोनों प्रदेशों की सरकारों ने अपनी रचनात्मक और सकारात्मक पहल से इन सभी समस्याओं का समाधान करने में सफलता प्राप्त की है। मैंने यहाँ पर साथ में भी ITBP के साथ में भी गढ़वाल राइफल के जवानों के साथ, स्काउट के साथ जवानों के साथ भी यहाँ पर उनके साथ मिलकर के और देश की सुरक्षा के लिए जिस मजबूती के साथ और जिस जज्बे के साथ वे लोग यहाँ पर सम परिस्थितियों में रहते हैं, सभी जवानों के जज्बे को सलाम करता हूँ और मातृभूमि के लिए उनकी सेवाओं को कोटि-कोटि नमन भी करता हूँ। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विश्रामालय बन जाने के बाद देश भर से श्रद्धालु और पर्यटकों को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, श्रद्धेय योगी जी का ये एक देव दर्शन का एक प्रोग्राम है
और साथ ही यहाँ पर बद्रीनाथ जी की एक उत्तर प्रदेश का यात्री विश्रामालय, उसका भी आज भूमि पूजन हुआ है। अनाथ बच्चों के लिए राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि सरकारी सेवाओं में आरक्षण को लेकर त्रिवेंद्र सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए 5% आरक्षण देने के फैसले को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो भी नौकरियां राज्य सरकार द्वारा निकाली जाएंगी, उनमें अनाथ बच्चों को 5% आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले से अनाथ बच्चों की आर्थिकी संवरेगी। इस फैसले से राज्य सरकार ने उनके भविष्य को सुरक्षित करने का कार्य किया है। इससे पहले भी किसी भी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला नहीं किया। त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में हमने 5% का आरक्षण जो है हमने अनाथ बच्चों को देने का काम किया है, जो कि आने वाले समय में राज्य सरकार द्वारा कोई भी नौकरियां निकाली जाती हैं तो वो 5% का लाभ वो ले सकते हैं। तो ऐतिहासिक फैसले और ऐतिहासिक कार्यकाल 3.5 साल का महिला शिशु एवं बाल विकास विभाग का रहा है। प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने पत्रकार वार्ता कर विधानसभा निर्वाचक नामावली को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ऐसे नागरिक जो 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हैं, विधानसभा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 28-29 नवंबर और 12-13 दिसंबर को बूथ लेवल ऑफिसर अपने अपने बूथ पर बैठेंगे। ऐसे सभी मतदाता जो अपना नाम जोड़ना, नाम हटवाना और संशोधन कराना चाहते हैं, वे अपनी नजदीकी बूथ में जाकर बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ अपने निवास एवं आयु से संबंधित अभिलेख की प्रति एवं एक रंगीन फोटोग्राफ प्रारूप के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। वर्तमान निर्वाचक नामावली में पंजीकृत यदि कोई निर्वाचक अब उस क्षेत्र का निवासी नहीं है या वो कहीं अन्यत्र स्थानांतरित हो गया है या निर्वाचक की मृत्यु हो चुकी है, तो उनका नाम निर्वाचक नामावली से हटाए जाने के लिए दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। वहीं 15 जनवरी 2021 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर 2020 तक राज्य में कुल 77,38,447 मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज हैं। अभी नया अर्हता तिथि 1/1/2021 को लेके हमारा रोल बन रहा है। उस रोल के लिए बहुत सारे जो बच्चे हैं जो 2021 में 18 तक आ रहे हैं, उनका पूरा एप्लीकेशन आएगा, उसका क्लेम्स होंगे और कभी ऑब्जेक्शंस होंगे। तो ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का जो पीरियड है वो 16/11 से लेके 15 दिसंबर तक चालू रहेगा। उसके बाद स्पेशल कैंपेन डेट्स 4 हैं, एक 28 नवंबर को, 29 नवंबर को, एक 12 दिसंबर को और 13 दिसंबर को। ये 4 दिनों में हमारा जो बूथ लेवल ऑफिसर है वो बीएलओ वो अपना अपना बूथ में जाएंगे और वहां पे कोई भी वहां पे अपना रोल लेके बैठे रहेंगे और कोई भी जाके अपना नाम वहां पे चेक कर सकता है। बागेश्वर जिले में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर भर में एक जन जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से प्रशासन ने लोगों को कोरोना के खतरे और उससे बचाव की जानकारी दी। जागरूकता रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और पीआरडी जवानों के अलावा आम नागरिकों ने भी शिरकत की। जागरूकता रैली से पहले जिलाधिकारी ने लोगों को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। उन्होंने सभी लोगों से मास्क पहनने सहित आवश्यक निर्देशों का पालन करने को कहा। आज हमने आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स की रैली निकाली है। हमारा बेसिक जो मोटो है, हमारा जो मैसेज है वो यही है कि जब तक कोविड की कोई वैक्सीन नहीं बन जाती है, जब तक कोई दवा नहीं बन जाती है, तब तक हमें किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं रखनी है। हमें जो कोविड के जो गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स है या फिर मास्क जो पहनना जरूरी है और जो हाथ बार बार धोना जरूरी है, यही मैसेज हम हमारी रैली के माध्यम से समाज तक सभी लोगों तक पहुंचाते हैं। पौड़ी जिले को साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन ने कई स्थान चिन्हित किए हैं, जिनमें नयार घाटी प्रमुख है। इस क्षेत्र को नई पहचान दिलाने के लिए नयार घाटी मेगा एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। पौड़ी के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि इस साहसिक क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन 19 नवंबर से 22 नवंबर तक होगा। इसमें पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, एंगलिंग और ट्रेल रेसिंग की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। साहसिक क्रीड़ा महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे।
नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल के नाम से हम लोग एक फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं। इस फेस्टिवल की विशेषता ये है कि इसमें 3-4 प्रकार के इवेंट्स हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स वगैरह आयोजित करना चाह रहे हैं, जिसमें पैराग्लाइडिंग सबसे महत्वपूर्ण है। इस पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कंपटीशन में लगभग 70 पार्टिसिपेंट्स हमारे इसमें प्रतिभाग करने जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में बीएसएफ, नौसेना सहित 13 राज्यों के पैराग्लाइडर प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके लिए 70 पायलटों ने पंजीकरण कराया है। कोरोना संक्रमण के कारण कई युवा अपने घरों को लौटे हैं। ऐसे में युवाओं के द्वारा स्वरोजगार के अवसर तलाशे जा रहे हैं। सरकार के द्वारा भी युवाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उधम सिंह नगर के एक इंजीनियर विपुल कुमार सागर ने कोरोना के कारण नौकरी चले जाने पर हार नहीं मानी। स्वरोजगार अपनाते हुए मत्स्य विभाग की मदद से मछली पालन को अपनी आय का जरिया बनाया। उन्होंने बताया कि काश्तकार परिवार से होने के कारण बचपन से ही वे अपने पिता के साथ खेती के कार्यों में हाथ बढ़ाया करते थे। नौकरी छूट जाने पर उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के वैज्ञानिकों से संपर्क साधा, जहां उन्हें कृषि विविधीकरण के माध्यम से मत्स्य पालन की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों की सहायता से वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन शुरू किया। उन्होंने बताया कि इस समय उनके तालाब में करीब 9000 मछलियां हैं। नोएडा की एक कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्य करता था। जब लॉकडाउन लगा उसके पश्चात मैं घर आया। यहाँ पे आने के बाद मेरे पास कोई कार्य नहीं था तथा मैं यहाँ पे अपने पिताजी के साथ कृषि कार्यों में सहयोग करने लगा। इसी दौरान मेरा संपर्क कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के वैज्ञानिकों तथा मत्स्य विभाग के वैज्ञानिकों के संपर्क हुआ। उनके सहयोग से मैंने यहाँ पे तालाब का निर्माण करवाया और इसमें करीब 9000 मछलियाँ डाली हैं, जो काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही हैं और भविष्य में मैं अपना ये व्यवसाय बढ़ाना चाहता हूँ तथा इसे व्यवसाय के रूप में ही अपनाना चाहता हूँ। वहीं ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के कारण अपने घरों को लौटे युवाओं के लिए सरकार ने कई स्वरोजगार योजनाएं चलाई हैं। इसी के तहत मत्स्य विभाग की मछली पालन योजना लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। हाल ही में भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई है, जिसमें युवाओं को हर तरीके से मछली पालन से जोड़े जाने के लिए अलग अलग तरीके की स्कीम्स लाई गई हैं। इसमें कई जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो मछली पालन करना चाहते हैं और जो प्रारंभ कर चुके हैं, उनका कहना यह है कि ये बहुत ही फायदे का काम है और इसमें वो इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं और इसी को अपनी आजीविका का साधन बनाना चाहते हैं। रक्तदान से किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। समाज में ऐसे कई लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से रक्तदान की मुहिम को चला रहे हैं। ऐसे ही एक मिसाल कायम की है कोटद्वार निवासी दलजीत सिंह ने, जो कई वर्षों से रक्तदान कर रहे हैं। उनकी लगन को देखते हुए लोगों में भी रक्तदान के प्रति जागरूकता आई है। पेंट का व्यवसाय कर रहे दलजीत सिंह ने बताया कि 15 साल पहले उनके परिवार में एक नवजात शिशु को जरूरत के समय रक्त नहीं मिला और उसकी मृत्यु हो गई। तब से वो रक्तदान कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, पहले एक ग्रुप था और आज लगभग 5-6 ग्रुप है कोटद्वार में। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे स्वैच्छिक रक्तदाता हमने जोड़े हैं अपने साथ, जो कि समय पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं और जीवन दान देते हैं जरूरतमंद को। वहीं एक अन्य रक्तदाता रेखा नेगी ने बताया कि उन्होंने अब तक 5 बार रक्तदान किया है। रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक कमी नहीं होती है। मेरे सामने आज 5वीं बार बहुत इमरजेंसी केस होते हैं, जैसे डिलीवरी केस, किसी की डिलीवरी होनी होती हो और ब्लड की आवश्यकता होती है, तो मुझे तभी ये ब्लड, क्योंकि बहुत रेयर ग्रुप है मेरा, तो इसलिए मुझे दलजीत भाई जी की वजह से ये सौभाग्य मिलता है। उनकी वजह से मुझे ये सूचनाएं मिलती है। ग्रुप है हमारा। सोनम ने बताया कि उन्हें रक्त की आवश्यकता थी। उन्होंने रक्तदाता रेखा नेगी से संपर्क किया। रेखा नेगी ने उनकी मदद करते हुए उन्हें रक्त उपलब्ध कराया। रेखा दीदी ने हमको ब्लड दिया है, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत अच्छी दुआएं निकालती है उनके लिए, जो लोग ये कर रहे हैं जन सेवा के लिए, जो भी कर रहे हैं। इससे किसी की जान बचे तो अच्छा लगता है।
कोटद्वार बेस अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वीसी काला ने बताया कि कोटद्वार में पहले रक्त की कमी होने पर दूसरे स्थानों की ओर भागना पड़ता था, लेकिन जागरूकता बढ़ने से अब रक्तदाता का एक ग्रुप बनाया गया है, जिससे जरूरतमंद लोगों को आसानी से मदद मिल जाती है। इसी क्रम में अगर दलजीत सिंह ने भी उनसे भी मेरा संपर्क हुआ था, तो उन्होंने भी इस क्रम में कई बार रक्तदान शिविर आयोजन किया है। तो ये प्रयास सराहनीय है और दूसरों के लिए एक दृष्टांत है। आने वाले समय में जो हमारी नीड है वो हमारी पूर्ति हो जाएगी। हमें जो है वेट नहीं कर, कई बार ऐसा भी होता है कि पर्टिकुलर ग्रुप का नहीं होता है, तो ये अगर ब्लड हमें सरप्लस मिलता रहेगा तो हम मरीजों की जरूरतें पूरी कर पाएंगे। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।